हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दिस साइड मोहित बसीन हेयर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। जैसे कि आपको पता होगा कि मैंने कल एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने बताया था कि एनसीएच की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर एक सर्कुलर आउट हुआ है जिसमें आपके शेड्यूल के बारे में बताया गया है। उसके शेड्यूल के अंदर क्या क्या चीज़ें आई थी उसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन उस शेड्यूल के साथ साथ कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस भी आए थे जो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन से नए रूल्स एंड रेगुलेशंस आए हैं जो आपको काउंसलिंग करते टाइम जो है वो फॉलो करने पड़ेंगे। अगर उसमें से कुछ भी रूल्स एंड रेगुलेशन अगर आप मिस करते हो तो उसकी सजा या पुनिशमेंट क्या हो सकती है, क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, वो सारी की सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ। आज हम शेड्यूल के बारे में बात नहीं करेंगे, शेड्यूल के बारे में ऑलरेडी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाती थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो, वरना मैं वो वीडियो आपको लास्ट में भी दे दूंगा। अभी पहले आप रूल्स एंड रेगुलेशन समझ लीजिए कि वो कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन है जो आपको इस साल 2023 के अंदर जो है आपको वो फॉलो करने हैं काउंसलिंग करते टाइम। तो जो सबसे पहला रूल आया है वो क्या रूल आया है वो मैं अभी आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जिसकी पीडीएफ मैं आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट जो वो यहाँ पे शेयर कर देता हूं। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट में खुद भी पढ़ सकते हो, मैं आपको साथ साथ समझा भी देता हूं कि ये कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस है। तो सबसे पहला हमारे पास आया है, कॉलेज इंस्टीट्यूट हु हैव रिसीव्ड परमिशन फ्रॉम द मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड, नेशनल कमीशन ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी, मतलब इन्होंने सिंपली यहाँ पे ये कहा है कि जितने भी कॉलेजेस को परमिशन दी जाती है वही सारे के सारे जो कॉलेजेस हैं काउंसलिंग के अंदर जो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और आप बच्चों ने भी वही कॉलेजेस को प्रेफर करना है जिसको एनसीआईएम ने या एनसीएच ने परमिशन दिया। अभी एनसीआईएम क्या होता है, एनसीएच क्या होता है, वो मैं आपको प्रीवियस वीडियो में सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। वो सारा कुछ अब मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि मैं उसको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो सिंपली इन्होंने फर्स्ट पॉइंट में यही लिखा है कि जिस कॉलेजेस को हम परमिशन देंगे वही कॉलेजेस को आपने अपनी चॉइस फिलिंग के अंदर रखना है। उसके अलावा कोई बाहर से कॉलेज इसके अंदर जो आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो, ना ही अपनी मर्जी से भी कोई कॉलेज को इसके अंदर पार्टिसिपेट करवा सकते हो। मतलब जिन कॉलेज को परमिशन मिलेगी वही कॉलेज जो है वो चॉइस फिलिंग के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। और परमिशन देगा कौन, एनसीआईएम और एनसीएच। तो इन्होंने सेकंड रूल के अंदर क्या लिखा है, इन्होंने सेकंड रूल के अंदर लिखा है सीट मैट्रिक्स फॉर एडमिशन इन द गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन शैल बी 15% ऑफ ऑल इंडिया कोटा। यानी कि 15% जो सीट्स है वो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू फिल की जाएंगी। बाकी की जो बचती हुई 85% सीट्स है वो अपनी अपनी स्टेट जो है वो अपनी स्टेट्स जो है वो खुद फिल करेंगी। तो यहाँ पे जो 15% सीट्स है उसमें कौन कौन से कॉलेजेस हिस्सा लेंगे, यानी कि गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट और जितनी भी डीम्ड यूनिवर्सिटीज होती हैं वो 100% जो है वो यही फिल करेगा। कौन फिल करेगा, आपका ऑल इंडिया आयुष काउंसलिंग। अगर जिन बच्चों को डीम्ड यूनिवर्सिटीज के अंदर जाना है, डीम्ड एक तरह की प्राइवेट ही होती है, तो अगर आपको डीम्ड यूनिवर्सिटीज के अंदर जाना तो आपको ऑल इंडिया आयुष काउंसलिंग करनी पड़ेगी। बाकी बची हुई 15% सीट्स जो गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट होती हैं उसको भी ये आयुष काउंसलिंग ऑल इंडिया फिल करेगा। बाकी की 85% आपकी खुद की जो स्टेट्स होती हैं, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वो स्टेट्स आपकी खुद करेंगी। यहाँ पे इन्होंने थर्ड रूल में लिखा है, इन केस ऑफ 85% ऑफ सीट स्टेट यूटी कोटा द सीट मैट्रिक्स फॉर गवर्नमेंट कोटा, मैनेजमेंट कोटा, एनआरआई कोटा शैल बी रिस्पेक्टिव स्टेट एंड यूटी पॉलिसी। हाउएवर ऑल द एडमिशन इन ऑल स्टेट कोटा शैल बी थ्रू काउंसलिंग कंडक्टेड बाय स्टेट यूजी काउंसलिंग अथॉरिटी। ये सेम वही पॉइंट लिखा है, वो कहीं से रिपीट किया हुआ है कि रेस्ट बचती हुई जो 85% सीट्स होती हैं वो आपकी जो स्टेट्स हैं खुद की, वो खुद ही इसमें फिल आउट करेंगे। उसमें अंदर आपका मैनेजमेंट कोटा भी आएगा, आपका एनआरआई कोटा भी आएगा और आपका गवर्नमेंट कोटा भी आएगा। मतलब बचती हुई जो आपकी 85% सीट्स है वो आपकी जो स्टेट्स होती है वो खुद ही इसको फिल करेंगी। नेक्स्ट पॉइंट में इन्होंने लिखा है, द मैनेजमेंट सीट्स अंडर द स्टेट कोटा इन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन शैल बी ट्रीटेड एज डोमिसाइल फ्री। अगर किसी बच्चे को जो है प्राइवेट में एडमिशन लेनी है या मैनेजमेंट कोटे के अंदर एडमिशन लेनी है तो वो उसको क्या है, डोमिसाइल फ्री रहेगा। उसको किसी भी तरह का डोमिसाइल जो है वो शो करने की जरूरत नहीं है। आप विदाउट डोमिसाइल भी जो है एक स्टेट से दूसरी स्टेट के अंदर जाके एडमिशन ले सकते हो। लेकिन किस कोटे के अंदर, प्राइवेट कोटे के अंदर, या अगर आपको मैनेजमेंट कोटे के अंदर सीट लेनी है तो आप बिना डोमिसाइल दिखाए भी वहां पे जाके एडमिशन ले सकते हो। और नेक्स्ट फिफ्थ रूल में इन्होंने बताया, कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन ऑफ सीट्स शैल बी एज पर सेंट्रल और स्टेट और यूटी रिजर्वेशन पॉलिसी एज द केस में भी। जितनी भी मतलब रिजर्वेशन कैटेगरी होगी वो सारी की सारी सेंट्रल और स्टेट के अंडर रहेंगी। कोई भी उसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता। जो एक रिजर्वेशन पॉलिसी बनाई गई है वही सभी को फॉलो करनी पड़ेगी, चाहे वो सेंटर है चाहे वो स्टेट है। जितनी उसके अंदर सीट्स लिमिटेड फिक्स की गई हैं उतनी ही वो सारे कास्ट कैटेगरी को जो है वो मिलेगी। उसमें कोई भी बंदा जो है छेड़छाड़ अपनी मर्जी से, चाहे वो स्टेट है चाहे सेंट्रल है, उसमें कोई भी सीट्स को ऐड नहीं कर सकता, ना उस सीट्स को घटा सकता है। तो द नेक्स्ट रूल इज, ऑल सैंक्शन परमिटेड सीट्स बाय द मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड फॉर इंडियन सीट्स ऑफ मेडिसिन, मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड फॉर होम्योपैथी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंस्पेक्टिव कैटेगरी रिजर्वेशन
आर टू बी फिलफिल्ड थ्रू ऑनलाइन काउंसलिंग, मतलब सारी की सारी जो सीट्स हैं वो आपकी ऑनलाइन ही फिल होंगी। ऑनलाइन के अलावा आपका कोई भी प्रोसेस नहीं है सीट्स को फिल करने का, ऑनलाइन ही आपको काउंसलिंग करनी पड़ेगी, इस रूल के अंदर लिखा है। तो किसी भी तरह का केस अगर आपको लगता है कि फ्रॉड है या फिर कोई अगर आपको बोलता है कि हम आपको ऑफलाइन सीट दिलवा देंगे, तो उस केस में उस झंझट में ना पड़े, वो सब कुछ आपके लिए फेक है। सिर्फ एक ही तरीका है आपके पास सीट लेने का, दैट इज योर ऑनलाइन काउंसलिंग। हर हालत में आपको जो है वो ऑनलाइन काउंसलिंग करनी ही पड़ेगी। नेक्स्ट, आयुष एडमिशन सेंट्रल काउंसलिंग कमेटी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष विल बी कंडक्ट ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर एडमिशन। तो ये ऑनलाइन जो काउंसलिंग कमेटी होती है ये दोनों के लिए आपकी यही करवाएगा, चाहे वो गवर्नमेंट है, चाहे वो गवर्नमेंट एडेड है, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, चाहे वो डीम्ड यूनिवर्सिटी है, तो चाहे वो कोई भी टाइप की यूनिवर्सिटी है और आपको किसी भी टाइप की यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूशन के अंदर अगर आपको एडमिशन लेनी है तो आपको ऑनलाइन जो है वो काउंसलिंग करनी ही पड़ेगी। कोई भी ऑफलाइन मोड नहीं है जिसके थ्रू आपको जो है वो एडमिशन मिल जाएगी। इसलिए आप किसी भी तरह से फ्रॉड होने से या फेक झंझट से फंसने में उस चीज से आप क्या करें, बचें। And the next rule is whether the state UT counseling authority shall conduct counseling for admission is 15% seats under private Ayush counseling institute universities and deemed university established under the central act। तो इन्होंने ये एक्ट वगैरह लिखे हुए हैं, एक्ट के अंदर आपको सारी पॉलिसी रहकर इनकी जो काउंसलिंग होती है, ठीक है, जो 15% आयुष काउंसलिंग ऑल इंडिया करवाता है, बाकी बची हुई 100% जो होती है वो भी डीम्ड की वो भी आयुष करवाता है, और 85% जो आपकी वो खुद की स्टेट करवाता है, जो ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। And the next is state UT counseling authority have to conduct counseling for admission in 15% seats under private counseling seat university other than provided NCMH avoid to overlapping to the schedule। बोलता हम इस तरह से इन्होंने शेड्यूल बनाया है ताकि आपको किसी भी ओवरलैपिंग का जो है फेस ना करना पड़े। जैसे कुछ बच्चे होते हैं वो ऑल इंडिया में भी पार्टिसिपेट करते हैं, फिर कुछ स्टेट में पार्टिसिपेट करते हैं, कुछ डीम्ड में भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो इन्होंने बोला कि हमने जो अपना शेड्यूल है वो उसी तरह से बनाया है ताकि किसी भी बच्चे को जो है वो ओवरलैप ना करना पड़े कि एक साइड उसका ऑल इंडिया का शेड्यूल चल रहा हो, दूसरी साइड उसका स्टेट का चल रहा हो। तो इस तरह से इन्होंने बोला हमने ऐसा कोई भी शेड्यूल आपके सामने नहीं पेश किया है कि आपको किसी भी तरह की जो वो ओवरलैपिंग का जो सामना करना पड़े। आप आराम से चाहो तो आप ऑल इंडिया की करना चाहो तो आप ऑल इंडिया की कर सकते हो, स्टेट की करना चाहो तो स्टेट की कर सकते हो। और नेक्स्ट रूल में इन्होंने लिखा है कि जिन भी बच्चों को सीट अलॉट होती है तो उसकी हम एक मेरिट लिस्ट जो है वो जारी करेंगे जिसमें आपको सब कुछ कंफर्म हो जाएगी किन किन बच्चों को सीट जो है वो मिली है, किन किन बच्चों को सीट नहीं मिली है, अगर सीट मिली है तो किन कॉलेजेस के अंदर मिली है, किन कॉलेजेस के अंदर नहीं मिली है। सीट अलॉटमेंट इन एनी कैटेगरी, अगर आप किसी भी कैटेगरी से हो सबका ये डाटा जो वो आपको प्रोवाइड करेंगे राउंड वाइज, राउंड 1 में, राउंड 2 में, फिर राउंड 3 में। उसके बाद इन्होंने लिखा है नो कैंडिडेट हु हैज फेल्ड टू ऑब्टेन द मिनिमम एलिजिबिलिटी मार्क्स इन नीट शैल बी एलिजिबल फॉर एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज फॉर एकेडमिक ईयर। अगर आपका जो नीट है वो क्वालिफाई नहीं है, अगर आपके पास मिनिमम मार्क्स नहीं है, मिनिमम मार्क्स आपको पता है अगर जनरल और ईडब्ल्यू कैटेगरी से हो तो आपके मिनिमम 137 मार्क्स होने चाहिए, और आप ओबीसी एससी एसटी से हो तो आपके मिनिमम 107 जो है मार्क्स होने चाहिए। अगर इतने मार्क्स आपके पास नहीं है तो आप काउंसलिंग को नहीं कर सकते। मिनिमम मार्क्स होने के बाद ही आप जो है काउंसलिंग के अंदर जो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपनी रजिस्ट्रेशन जो वो कर सकते हैं। नेक्स्ट में इन्होंने लिखा है क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया के बारे में यहाँ पे बताया गया है। क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या होता है वो भी मैं आपको चीज यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या होता है तो इन्होंने यहाँ पे लिखा है पासिंग मार्क्स फॉर एलिजिबिलिटी इन एडमिशन आयुष कोर्सेज शुड बी एज पर द आयुष रेगुलेशन शुड बी फॉलोड स्ट्रिक्टली। तो जितने भी यहाँ पे आपको रूल्स एंड रेगुलेशन बताए गए वो आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करने ही करने हैं। प्लस आपको कुछ मार्क्स भी बताएंगे कि इतनी एलिजिबिलिटी मार्क्स आपके पास होने चाहिए तभी आप जो काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो। वो क्या मार्क्स है वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। इन्होंने बोला है who candidate have obtained a minimum 50% marks together, ठीक है, 50% आपके 12th में होने चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी को मिला के 50% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप यूआर कैटेगरी से हो, ठीक है, मतलब ईडब्ल्यूएस अगर आप यूआर कैटेगरी से हो तो आपके पास 50 मार्क्स होने चाहिए, 50% मार्क्स तीनों को मिलाकर, फिजिक्स की, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को। एंड अगर आप शेड्यूल कास्ट से या शेड्यूल ट्राइब से या अदर बैकवर्ड कास्ट से हो तो आपके पास 40% जो मार्क्स होने चाहिए। इसके बारे में नेक्स्ट रूल में बोला है जो बच्चे पीडब्ल्यूडी से हैं या फिर जो बच्चे डिसेबिलिटी कैटेगरी से हैं तो उनके लिए 45% मार्क्स होने चाहिए अगर वो जनरल कैटेगरी से हैं, अगर 40% होने चाहिए और अगर वो एससी एसटी या ओबीसी कैटेगरी से हैं। तो नेक्स्ट रूल में इन्होंने लिखा है नो कैंडिडेट शैल बी एडमिटेड टू बीएमएस बीएसएम बीएम। सिंपली बता देता हूं उसमें क्या लिखा है। इन्होंने बोला है कि अगर आपको किसी भी कोर्स के अंदर एडमिशन लेनी है, चाहे वो बीएमएस है, बीएसएमएस है, बीयूएमएस है या बीएचएमएस है, तो आपकी जो मिनिमम एज है वो 17 ईयर्स होनी चाहिए कंप्लीट बिफोर द 31st दिसंबर ऑफ द ईयर ऑफ हिज एडमिशन इन द फर्स्ट ईयर ऑफ द कोर्स। कोर्स के एडमिशन से फर्स्ट कोर्स से पहले आपकी जो एज है वो 17 ईयर जो है वो एडमिशन के लेने से पहले आपकी जो एज है वो 17 ईयर्स जो है वो कंप्लीट हो जानी
चाहिए। नेक्स्ट रूल में इन्होंने लिखा है नो अथॉरिटी और इंस्टीट्यूशन शैल एडमिट एनी कैंडिडेट टू अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज इन contravention of the criteria or procedure in respect of admission and any admission made in contravention shall be cancelled by NCISM। अगर आप किसी भी तरह का जो रूल है रेगुलेशन है इसमें बताए गए रूल्स एंड रेगुलेशन को अगर आप फॉलो नहीं करते हो तो NCISM और NCH के पास पूरी अथॉरिटी है कि वो आपकी एडमिशन को जो वो कैंसिल आउट कर सकता है। उसके अलावा अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, आपके पास कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है, आप A to Z अपना प्रोसेस कंप्लीट करके कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हो, तो कोई भी इंस्टीट्यूशन कोई भी जो है कॉलेज है वो आपकी एडमिशन को एक बार एडमिट करने के बाद आप किसी भी बच्चे को वो निकाल नहीं सकता है। तो इस चीज़ में ये साफ साफ लिखा है कि अगर किसी कॉलेज ने अगर आपको एडमिशन दे दी है, ठीक है, तो एडमिशन देने के बाद अगर आपके सारे रूल्स एंड डॉक्यूमेंट सब कुछ ओके थे, वेरीफाई हो चुके हो आप, तो वेरीफाई होने के बाद वो कॉलेज आपको इंस्टीट्यूट से वो जो है नहीं निकाल सकते। उसके बाद उन्होंने बोला एडमिशन मेड बियॉन्ड ओवर एंड अबव इन टेक कैपेसिटी सेक्शन परमिटेड बाय NCHM NCHO GOI फॉर द सेड एकेडमिक सेशन शुड नॉट बी अप्रूव्ड। ठीक है, अगर इन केस आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई वेरिफिकेशन नहीं पाई गई, कोई किसी भी डॉक्यूमेंट्स के आपके गड़बड़ पाई गई, ठीक है, तो NCISM उस चीज को अप्रूव नहीं करेगा, आप सीधा सीधा काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे, फिर आपको एडमिशन जो लेना है वो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, आपको अप्रूवल नहीं मिलेगी। उसके बाद इन्होंने लिखा है देयर शैल नॉट बी ऑफलाइन एडमिशन और एडमिशन विदाउट काउंसलिंग। तो आप किसी भी तरह की ऑफलाइन एडमिशन नहीं ले सकते, बिना काउंसलिंग के भी एडमिशन नहीं ले सकते, चाहे आपने सेंट्रल में लेनी है, चाहे स्टेट में लेनी है, चाहे आपने डीम्ड में लेनी है, चाहे आप फॉरनर हो, कोई भी स्टूडेंट हो, आपको काउंसलिंग करनी ही पड़ेगी और ऑनलाइन ही आपकी काउंसलिंग होगी, कोई भी ऑफलाइन मोड नहीं है आपका एडमिशन लेने का। इट्स अलॉटेड बाय द रिस्पेक्टिव काउंसलिंग अथॉरिटीज टू एन इंडिविजुअल इंस्टीट्यूट एंड द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कैंडिडेट्स विल बी वेरीफाइड बाय द इंस्टीट्यूट फॉर फुलफिलिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। और सारे के सारे आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाएंगे, उसके बाद ही आपको जो है एडमिशन मिलेगी। और इसको वेरीफाई कौन करेगा? हर एक इंडिविजुअल इंस्टीट्यूट इस चीज़ को वेरीफाई करेगा। जिस भी इंस्टीट्यूट के अंदर आपने एडमिशन लेनी है, ठीक है, वो इंस्टीट्यूट वाले आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेंगे और सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपके ओरिजिनल होने चाहिए। ऊपर के पॉइंट्स में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई गड़बड़ पाई गई या वेरीफाई नहीं पाया गया तो आप काउंसलिंग से बाहर भी हो सकते हो और आपकी एडमिशन जो वो कैंसिल भी हो सकती है। नेक्स्ट रूल में इन्होंने लिखा हुआ है एडमिशन मेड आफ्टर द कट ऑफ डेट में एनी मीन्स शॉल नॉट बी अप्रूव्ड। यानी कि जो भी एडमिशन की जो डेट आई है या कि कोई भी कट ऑफ डेट आई है, सीट्स आई है, कोई भी कॉलेज को उसके अंदर चेंजेस नहीं कर सकता अपनी मर्जी से। मतलब जितनी भी कट ऑफ की डेट इन्होंने बताई है, जो भी शेड्यूल जारी किया है, या किस कॉलेज के अंदर कितनी सीट्स होनी चाहिए, उन चीज़ों को कोई भी जो है कॉलेज या इंस्टीट्यूशन उस चीज़ों को चेंज नहीं कर सकता। तब तक नहीं चेंज कर सकता जब तक उसे NCISM और NHM जो अप्रूवल नहीं देता है। मतलब जो चीज़ें इन्होंने अप्रूव कर दी है वही सारे कॉलेजेस को, सारे इंस्टीट्यूशन को जो है वो माननी पड़ेगी। कोई भी काम जो है वो अपनी मर्जी से नहीं बोल सकता कि मेरे कॉलेज के अंदर सीट इंक्रीज हो गई हैं या फिर मेरे कॉलेज की कट ऑफ कम जा रही है, ज़्यादा जा रही है, ऐसा कोई भी जो है वो कॉलेज वाला काम नहीं कर सकता। उसके बाद इन्होंने बोला है आयुष विल सर्कुलेट ऑफ लिस्ट इन एलिजिबल कैंडिडेट्स, कि जो बच्चे ऐसे हैं, जो कोई बच्चा मान लो फेक सर्टिफिकेट शो करता है या कोई गड़बड़ी करता है या जिनको लगता है कि ये बंदा सही नहीं है या ये स्टूडेंट सही नहीं है, तो उन स्टूडेंट्स की जो लिस्ट है वो फर्स्ट राउंड के अंदर, जैसे मान लो किसी ने कोई फेक डॉक्यूमेंट जो शो कर दिया, ठीक है, तो वहाँ पे वो पकड़ा गया कि आपने जो है ऑलमोस्ट पकड़े जाते हैं, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। तो ये एक फर्स्ट राउंड के अंदर जिसने डॉक्यूमेंट फेक शो कर दिया, अगर NCISM ने, NCH ने, आयुष वालों ने उसको पकड़ लिया, तो पकड़ने के बाद उन जो स्टूडेंट्स की जो वो लिस्ट जारी कर देगा सेकंड राउंड शुरू होने से पहले पहले। और उस चीज़ के अंदर ये भी चीज़ को मेंशन उन्होंने यहाँ पे बोला कि हम इस चीज़ के अंदर ये भी चीज़ को मेंशन कर देंगे कि इन बच्चों को कहीं पे भी जो है वो एडमिशन ना दी जाए, चाहे वो स्टेट हो, चाहे वो सेंट्रल हो, चाहे वो ऑल इंडिया हो, कहीं पे भी इन बच्चों को जो है वो एडमिशन ना दी जाए। उसके बाद इन्होंने बोला है कि कैंडिडेट्स काउंसलिंग हैव टू सबमिट अ लिस्ट ऑफ अलॉटेड स्टूडेंट्स। जितने भी अलॉट स्टूडेंट्स होंगे उनकी लिस्ट हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जो है वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। अगेन इन्होंने वही लिखा है कि जितनी भी डिटेल्स हमने प्रोवाइड की हैं, और एक चीज़ का यहाँ पे इन्होंने और बोला है कि जितनी भी डिटेल्स, चाहे वो कॉलेज है चाहे वो स्टूडेंट है, अगर जितनी भी डिटेल्स अगर कॉलेज स्टूडेंट को एडमिशन लेते टाइम फिल कर रहा है वो भी सारी डिटेल्स ध्यान से भरे, और अगर कोई स्टूडेंट एडमिशन लेने टाइम डिटेल्स भर रहा है वो भी सारी जो है वो डिटेल्स ध्यान से पढ़े। यानी कि अगर कोई कॉलेज जो है वो किसी स्टूडेंट को एडमिशन दे रहा है तो उस स्टूडेंट की सारी जो डिटेल्स कॉलेज लेता है वो सारी ध्यान से चेक करके ले। इसी तरह अगर कोई स्टूडेंट किसी कॉलेज के अंदर एडमिशन लेता है तो कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आप फिल करता है वो भी सारी की सारी जो डिटेल है वो ध्यान से भरे, क्योंकि एक बार अगर डिटेल सबमिट होगी NCISM के अंदर तो वो सारी की सारी जो डिटेल्स है वो चेंज आप नहीं कर सकते। तो सारी की सारी डिटेल्स को, चाहे वो कॉलेज है चाहे वो स्टूडेंट है, ध्यान से उस चीज़ को वेरीफाई
कर ले। उसके बाद इन्होंने लिखा है ऑल स्टेट यूटी काउंसलिंग अथॉरिटी आर रिक्वेस्टेड टू वेबसाइट की सारी जो काउंसलिंग है वो आपकी आयुष काउंसलिंग की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ही होगी। किसी इधर उधर की वेबसाइट के ऊपर आपको नहीं जाना है, ना ही कोई फेक वेबसाइट के ऊपर अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं। और जो स्टेट की काउंसलिंग होनी है वो स्टेट की अपनी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट होगी। तो जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो उन स्टेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके ही आपको जो है रजिस्ट्रेशन करनी है, किसी फेक वेबसाइट के ऊपर जाके रजिस्ट्रेशन ना करें। और इसके बाद इन्होंने लिखा है स्टेट यूटी आयुष काउंसलिंग शैल बी स्टार्टेड ओनली आफ्टर सेंट्रल काउंसलिंग हैज कमेंडेड। तो आपकी जो कोर्सेज हैं वो तभी स्टार्ट होंगे, यानी कि जो आपकी क्लासेस हैं वो तभी स्टार्ट होंगी जब आपकी जो है काउंसलिंग पूरी तरह से डन हो जाएगी। पूरी तरह से काउंसलिंग डन होने के बाद ही आपकी जो क्लासेस जो कोर्सेज जो है वो स्टार्ट होंगे। यहाँ पे अभी ऑफिशियल डेट नहीं बताई है कि इन्होंने कब से स्टार्ट होंगे, बट इन्होंने ये बोल दिया कि जैसे ही आपकी काउंसलिंग खत्म होगी, काउंसलिंग खत्म होने के बाद आपकी जो क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। उसके बाद इन्होंने बोला था एडमिशन ऑफ आईसीआर इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चर रिलेशंस स्पॉन्सर्ड फॉरेन, ये तो फॉरेन स्टूडेंट्स के बारे में, उनके सारा प्रोसेस भी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष द्वारा ही डन होगा। इसके बाद इन्होंने नेक्स्ट रूल के अंदर लिखा है जितने भी बच्चे जो है ट्यूशन फी जैसे वो हम देते हैं, तो हमारी जो ट्यूशन फी होती है यहाँ पे जिन्होंने लिखा कि 4.5 साल का जो हमारा कोर्स होता है, तो इन केस अगर कोई बच्चा फेल होता है तो उसको एक कोर्स की ही ट्यूशन फी देनी पड़ेगी। अगर वो फेल हो गया नेक्स्ट ईयर में एक्सटेंड हो जाता है तो उसको नेक्स्ट ईयर की ट्यूशन फी नहीं देनी पड़ेगी। इस चीज का आपको अपने माइंड में ध्यान रखना है। अगर आपसे कोई कॉलेज डिमांड भी करता है तो इसमें यहाँ पे साफ साफ रूल्स एंड रेगुलेशन में लिखा गया है कि इन केस अगर कोई बच्चा फेल होता है और अगर उसका 1 साल एक्सटेंड होता है तो उस एक्सटेंड ईयर की जो आपको फी नहीं देनी है, आपको सिर्फ अपने कोर्स जितना भी आपका कोर्स है 4.5 या 5 साल का, उसी की फी आपको जो है वो सबमिट करवानी है। यहाँ पे इन्होंने लिखा भी है, मैं पढ़ भी देता हूँ आपको लास्ट लाइन में, इन केस ऑफ फेलिंग इन एग्जामिनेशन और फॉर एनी अदर रीजन, तो अगर आप किसी भी रीजन से फेल वगैरह होते हैं तो आपको आगे जाके फीस उसकी पे नहीं करनी है एक्सटेंड ईयर की। एंड देयर शैल बी नॉट एनी फी फॉर इंटर्नशिप ट्रेनिंग एट द सेम इंस्टीट्यूट, अगर आप सेम इंस्टीट्यूट के अंदर ट्रेनिंग करते हो तो उसके लिए भी आपको कोई भी चार्ज जो है कोई भी फी नहीं देनी है। और नेक्स्ट पॉइंट में इन्होंने लिखा है कि जितने बच्चे ने स्टेट काउंसलिंग करनी है या स्टेट्स वालों को बोला गया है कि आप अपनी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जितने भी कॉलेज आपके पार्टिसिपेट कर रहे हैं हर एक स्टेट के, उन अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर कोर्स का नाम प्लस ड्यूरेशन प्लस इंटर्नशिप प्लस हॉस्टल फीस प्लस ट्यूशन फीस सारा कुछ आपकी जो ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर मेंशन होना चाहिए, ताकि हर बच्चे को पता हो कि इस कॉलेज के अंदर कितने हॉस्टल चार्जेस हैं, कितने इंटर्नशिप के चार्जेस हैं, या जो भी चार्जेस उन्होंने लगाने हैं वो सारे के सारे आपकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जो है वो मेंशन होने चाहिए, ताकि बाद में आपको किसी भी तरह की जो बच्चों को भी ना परेशानी हो ना ही कॉलेज वालों को परेशानी हो। ये थे रूल्स एंड रेगुलेशन जो एनसीएच ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर अपलोड किए थे। आई होप आपको सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन समझ आ गए होंगे। इसके अलावा थोड़े से और रूल्स एंड रेगुलेशन हैं वो हमारे इतने काम के नहीं, वो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के हैं। अगर आप उस चीज़ को पढ़ना भी चाहते हो तो मैंने अपनी जो इसकी पीडीएफ है ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया है, तो आप पढ़ना चाहो तो वहाँ पे भी जाके पढ़ सकते हो। बाकी जो मेन रूल्स थे वो मैंने आपको समझा दिए हैं, विद प्रूफ आपको दिखा भी दिए। पूरी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो का सारा प्रोसेस भी समझ आ गया होगा। तो इसी तरह की नीट के रिलेटेड सारी की सारी वीडियोस, काउंसलिंग, एडमिशन, कॉलेज, सारी की सारी वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। तब तक मिलती रहेंगी जब तक आपको अच्छे से एडमिशन नहीं हो जाती। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली सारी की सारी अपडेट्स हम आप तक ईजिली पहुंचा सके। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।